सभी को नमस्ते। प्रायिकता धारा घनत्व तथा सातत्य समीकरण आज का टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी करंट, डेंसिटी एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। हम श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ चुके, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट, समय पर जो निर्भर करने वाली श्रोडिंगर के समीकरण, उनकी सहायता से हम यहाँ पर आज जो प्रायिकता धारा घनत्व है, नई टर्म आपको यहाँ पे परिभाषित करेंगे और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है वो भी आपको यहाँ पे लास्ट में प्रूव करनी पड़ेगी। इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। और देखिए स्टार्ट कहाँ से करना है। साई जो कि आप जानते हैं, कोई कण यदि गति करता है तो उसके साथ जो तरंग एसोसिएट होगी उसको माध्यम में व्यक्त करने के लिए श्रोडिंगर ने जो उसकी गति की समीकरण दी थी उसमें उस तरंग को किससे व्यक्त किया था? तरंग फलन साई से व्यक्त किया था। साई इजिकल यहाँ पे ब्रैकेट में आर और टी लिखा है, इसका मतलब स्थिति और समय पर निर्भर करती है। तो तरंग फलन साई आर टी से वर्णित एम द्रव्यमान के कण के लिए प्रायिकता घनत्व कैपिटल पी तथा प्रायिकता धारा घनत्व कैपिटल एस को निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित किया जाता है, जो कि समीकरण 1 में और 2 में आपको दिखा रखा है। प्रायिकता घनत्व को तो हम साई स्टार साई से लिखेंगे, जहाँ साई स्टार साई का संयुग्मी है, कॉन्जुगेट है। साई चूँकि सम्मिश्र संख्या हो सकता है इसलिए साई स्टार उसका संयुग्म कहलाएगा, जहाँ पे आयोटा की जगह आप माइनस आयोटा लिखते हैं। और एस कैपिटल उसको हम प्रायिकता धारा घनत्व कह रहे हैं, जो हमें अभी परिभाषित करना है और प्रूव करना है कि ये जो सेकंड सूत्र दे रखा है वो किसको व्यक्त कर रहा है? प्रायिकता धारा घनत्व को बता रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता घनत्व के लिए सातत्य समीकरण कैसे लिखेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे क्या होगी। तो मान लिया इसने कि हमारे पास एक वास्तविक स्थिति ऊर्जा क्षेत्र में गतिशील जो कण है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, उसके लिए जो टाइम डिपेंडेंट यानी काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण है वो हम जानते हैं क्या होगी? जे स्मॉल जे है ना, जिसको हम आयोटा की जगह रूप में ले रहे हैं, अंडर रूट माइनस को बता रहे हैं। तो जे एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 प्लस वी, जहाँ वी स्थिति ऊर्जा है और डेल 2 लाप्लास संकारक है, बड़ा कोष्ठक को साई लास्ट में आ गया। तथा ये भी जानते हैं हम कि जे एस क्रॉस डेल साई बाई डेल्टा टी इक्वल टू, उसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो ये इस रूप में भी आप इसको दोनों पदों को खोल दें तो आप समीकरण ये जो आ रही है हमारे पास इस रूप में आप इसको लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 हमारे पास आ गई, जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, जिसमें साई व वी दोनों स्थिति सदिश आर और टी पर निर्भर करते हैं, यानी स्थिति पर और समय दोनों पर निर्भर करते हैं। इस समीकरण का सम्मिश्र संयुग्मी क्या होगा? हम जे जो अंडर रूट माइनस है उसकी जगह माइनस जे लिख देंगे। इसी तरह से ये हमारे पास साई की जगह राइट हैंड साइड में साई स्टार हो जाएगा। तो समीकरण हम इसका 3 का संयुग्मी क्या लिख सकते हैं? ये 4 हो गई। 3 के जो साई की जगह साई स्टार लिख रहे हैं और जे की जगह माइनस जे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। अब ये जो समीकरण 4 आई है इसमें साई स्टार की समीकरण होगी और 3 हमारे पास साई की थी, है ना। तरंग फलन साई की समीकरण 3 है और समीकरण 4 उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, है ना, संयुग्मी सम्मिश्र तरंग फलन को बता रहा है साई स्टार। तो 3 और 4 में जिसमें साई है उसको साई स्टार से गुणा करेंगे और जिसमें साई स्टार है उसको साई से गुणा करेंगे। तो समीकरण 3 और 4, 3 को बाईं ओर से साई स्टार से और समीकरण 4 को बाईं ओर से साई से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये दो समीकरण आ जाएगी 5 और 6। ऐसा क्यों किया? ताकि हम देख रखें इनमें जो लास्ट पद है इसमें 5 में तो आ जाएगा वी साई स्टार साई और 6 में आ जाएगा वी साई साई स्टार, और साई स्टार साई 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 स्टार के बराबर होता है। तो यदि 5 और 6 में से किसी को एक दूसरे में से माइनस करें तो ये लास्ट वाला पद क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है ना, ये इसका बेसिक रीजन था। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे 5 और 6,
5 में से समीकरण 6 को आप घटा देंगे। क्या करेंगे? 5 में से 6 को घटाने पर हमारे पास जो अंतिम पद है वो कट गया और फाइनल जो समीकरण आएगी वो इस तरह से आ गई। और साई स्टार साई को हम क्या लिखेंगे? ये आ रहा है इसमें, इसको पी से लिख दिया प्रायिकता घनत्व, और इसमें से माइनस एच क्रॉस स्क्वायर में डेल कॉमन आ गया तो अंदर ये पद बचा, और इसको भी हम क्रॉस गुणा करके यानी इसको जे को हटाना चाहें तो ये फाइनल जो समीकरण आएगी वो हमारे पास ये आ जाएगी। इसमें भी ये माइनस पद आ रहा है राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ और ये जो मजला बड़ा जो कोष्ठक दिख रहा है उसको कैपिटल एस से व्यक्त करें तो ये समीकरण हमारे पास इस रूप में आ जाएगी, डेल पी बाई डेल्टा टी प्लस डेल डॉट एस। इस समीकरण को ये कह रहा है प्रायिकता घनत्व की सातत्य समीकरण कहते हैं, और कैपिटल एस यहाँ पे प्रायिकता धारा घनत्व को व्यक्त करता है। तो ये कैपिटल एस जो है यही इम्पोर्टेंट है, प्रायिकता धारा घनत्व को बताता है, और प्रायिकता का संरक्षण भी हम इससे प्रूव कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी। यदि हमारे पास ये जो समीकरण 7 है इसको क्या करें? आयतन के सापेक्ष क्या करें? इंटीग्रेशन कर दें तो डेल वी डी डी वी के साथ ये इंटीग्रेशन आ गया, समीकरण 8 आ गई। ये कोई निश्चित आयतन v के लिए हमने समाकलन किया है। फिर हम जानते हैं, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय, उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं? किसी भी आयतन समाकलन को उसके पृष्ठीय समाकलन में व्यक्त कर सकते हैं। आयतन v है, उससे बनने वाला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कैपिटल एस वो हुआ। तो किसी भी, और यानी उल्टा है ये, वहाँ पे क्या कहता है? किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष, किसी भी सदिश राशि है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष जो सदिश समाकलन होगा उसके डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर है। तो यहाँ उल्टा कर रहे हैं अपन, डाइवर्जेंस का जो आयतन समाकलन है उसको पृष्ठीय समाकलन में बदल दिया। तो हमारे पास समीकरण 8 में जो सेकंड पद है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पृष्ठीय समाकलन में बदल जाएगा। ये हमारे पास इस तरह से समीकरण 8 में एक तरह से 9 को रखेंगे तो समीकरण 10 आ जाएगी। ठीक है, और उसको राइट हैंड साइड में ले गए, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो ये समीकरण जो 10 है उसमें चूंकि राइट हैंड साइड में आप डेल बाई डेल्टा टी है ना, ये जो आ रहा है इसको क्या किया इन्होंने? इनके स्थान परिवर्तन कर दिए। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और तो हम देखते हैं कि ये जो डेल बाई डेल्टा टी था ये पी के साथ जो अवकलन है वो समय के साथ है और समाकलन v के साथ है, आयतन समय के साथ नहीं बदल रहा। इसलिए समीकरण 10 के अंदर जो राइट हैंड साइड में है आप पहले अवकलन ले सकते हैं बाद में समाकलन, जबकि ऊपर समीकरण 8 में पहले समाकलन था और बाद में अवकलन था। तो इन दोनों के स्थान परिवर्तन कर दें तो समीकरण 10 आ जाएगी। लेकिन ये पी वी डी वी समय के साथ नहीं बदलता, इसलिए इसका अवकलन क्या हो गया? 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी मान अगर नहीं बदलता है तो वो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। तो समीकरण 10 का राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी एस डी ए इक्वल टू 0, और ये पृष्ठ कौन सा है? बंद है, बंद पृष्ठ है। ठीक है, तो ये हमारे पास एस डी ए यहाँ लिखा है। इस समीकरण का दायां पक्ष आयतन v के पृष्ठ के निरपेक्ष प्रायिकता धारा घनत्व के अभिव्यक्ति को दर्शाता है, जबकि बायां पक्ष समीकरण 10 के लिए कह रहे हैं अपन, बायां पक्ष आयतन v में कण की प्रायिकता p के समय के साथ कमी की दर को दर्शाता है। माइनस आ रहा है, इसलिए यदि समाकलन संपूर्ण आकाश के लिए किया जाए तो इसका पृष्ठ अनंत पर क्या होगा? 0 माना जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इसका 0 हो गया, तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 0 होना चाहिए। तो यह कहता है कि समीकरण 10 के अंदर ये मान 0 कब होगा? जब ये समाकलन जो है वो कांस्टेंट हो, और p चूँकि हम जानते हैं साई स्टार साई के बराबर है। अतः कण के संपूर्ण आकाश में पाए जाने की प्रायिकता नियत होती है, अर्थात संरक्षित रहती है, और यही हमारे पास प्रायिकता घनत्व का मान क्या बताता है कि ये नहीं बदलता है, इसका मान कांस्टेंट रहता है। और इस कंडीशन को जो कि हमारे पास आ रहा है
कांस्टेंट, इसका मान हमेशा हम देखेंगे आगे। अगर कण का अस्तित्व है तो प्रायिकता हम जानते हैं अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। तो अगर इसका मान 1 कर दिया जाए तो ये प्रसामान्यकृत तरंग फलन कहलाएगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाएगा। अब तरंग फलन के परिसीमा तथा सातत्य जो प्रतिबंध है, बाउंड्री एंड कंटिन्यूटी कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन, वो क्या है वो भी पढ़ लेते हैं फटाफट। क्वांटम यांत्रिकी में स्वीकार्य तरंग फलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एक्स वाई जेड जो हमारे पास जो दिशाएं हैं उन सभी के लिए तरंग फलन का मान एकल तथा परिमित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अलग अलग दिशाओं में उनके मान बदल जाए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। किसी अल्पांश आयतन डीवी में किसी कण की पाई जाने की जो प्रायिकता है साई स्टार डीवी का मान 0 से 1 तक कुछ भी हो सकता है। अधिकतम हम जानते हैं प्रायिकता 1 होती है और न्यूनतम 0 होती है। तो 0 और 1 के बीच में इसका मान हो सकता है। अतः तरंग फलन साई का मान परिमित होना चाहिए, यानी अनंत नहीं हो सकता। एक ही समय पर किसी कण की 2 या 2 से अधिक स्थानों पर अस्तित्व नहीं हो सकता, एक जगह पर एक ही मान होगा। इसलिए तरंग फलन का मान एकल होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड, ताकि एक समय पर एक ही स्थान पर प्रायिकता का एकल मान प्राप्त हो। दूसरी कंडीशन क्या है? ये प्रतिबंध है। परिमित स्थिति ऊर्जा वाले, है ना, पहले ही कह रहे हैं अपन, स्थिति ऊर्जा का मान फाइनाइट है, परिमित है, इनफाइनाइट नहीं है। तो परिमित स्थिति ऊर्जा वाले क्षेत्र में तरंग फलन साई तथा इसके अवकल x के साथ डेल साई बाई डेल्टा x, y के साथ डेल साई बाई डेल्टा y और z के साथ डेल बाई साई बाई डेल्टा z सतत होने चाहिए। यानी अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो कहीं पे वो डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, यानी उनके कुछ न कुछ मान कंटिन्यूस आएंगे। ग्राफ जो है वो बीच में ऐसे नहीं कि यहाँ पे ब्रेक हो गया कि ये जो भी है मान वहाँ पे इसका मान कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये कंटिन्यूस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण एक द्वितीय कोटि का एक्स वाई जेड में रेखीय अवकल समीकरण होता है और परिमित विभव v के लिए, यानी v का मान कांस्टेंट हो के लिए डेल टू साई बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर, इसी तरह से डेल टू साई बाई डेल्टा वाई स्क्वायर और डेल टू साई बाई डेल्टा जेड स्क्वायर होने चाहिए, वो भी सतत होने चाहिए। यह तभी संभव है जब तरंग फलन साई तथा इसके अवकलज एक्स वाई जेड के फलन हों, यानी उस पर निर्भर करते हों, वरना उनका दूसरी बार अवकलन करेंगे तो वो कांस्टेंट होंगे तो उनका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएंगे। इसलिए वो क्या होने चाहिए? उनके फलन होने चाहिए, निर्भर करने चाहिए। तीसरी कंडीशन, अनंत स्थिति ऊर्जा की परिसीमा पर तरंग फलन का मान 0 होगा। जिस तरह से आप अगर किसी तरंग को बताएं और वो आगे बढ़ती जाए तो क्या होगा? उसका जो ग्राफ है यूँ आयाम घटता जाता है, हम देखते हैं, और वो लास्ट में जाके सीधी हो जाती है। ठीक है, तो उसकी अनंत स्थिति ऊर्जा की परिसीमा पर, यानी वहाँ पे तरंग वो खत्म हो जाएगी, कण के साथ कोई तरंग जुड़ी हुई महसूस नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं अनंत पर तरंग फलन का मान क्या होगा? 0 होगा। अर्थात x = 0 पर Vx का मान इन्फिनिटी हो तो साई का मान x = 0 पर भी 0 हो जाएगा। ये बाउंड्री कंडीशन है और ये तरंग फलन के लिए जितने भी आगे न्यूमेरिकल होंगे, जो प्रॉब्लम होंगी, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में, वहाँ पे इन प्रतिबंध का उपयोग होगा। आप याद रखिएगा। धन्यवाद। कोई चीज़ नहीं आए तो आप पूछें और हमारे साथ बने रहें।